राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है गर्भवती बहू को घर से निकालते आप लोगों का दिल नहीं पसीजा। रूबी की शादी मनोज के साथ हुए 6 माह बीते थे कि एक सड़क दुर्घटना में मनोज की मृत्यु हो गई। उस वक्त रूबी 1 माह की गर्भवती थी और उसके ऊपर इतनी बड़ी गाज गिर गई। खैर, मनोज की मृत्यु के बाद के सारे कर्म पूरे होने के बाद रूबी के मायके वालों और ससुराल वालों दोनों को लगा कि अब रूबी का क्या होगा। इसलिए रूबी के ससुराल वालों ने रूबी के मायके वालों को बुलाया और बोला, देखिए, हम कोई बात दबा छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं। हम कोई बहुत अमीर तो हैं नहीं, 2 बेटे थे हमारे और दोनों अपना अपना खर्च चलाते थे। और हम दोनों मियाँ बीवी के पास थोड़ा बहुत जमा पूंजी है जिससे हमारा खर्च चल जाता था। अब मनोज तो रहा नहीं, तो रूबी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ऊपर से रूबी गर्भ से है, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी भी होगी और यह आसान नहीं है। तो इस बारे में कुछ सोचना होगा। रूबी के माता पिता ने बोला, हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, इस बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। आप ही बताइए, आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है। तो मनोज के माता पिता ने बोला, देखिए, अब हमारा बेटा तो रहा नहीं और जब बेटा ही नहीं रहा तो हम बहू से क्या ही मोह रखें। यह तो जीवन की सच्चाई है, आप भी समझ सकते हैं। यह सुनकर रूबी को बहुत जोर का झटका लगा कि जिन ससुराल वालों के लिए एक लड़की सब कुछ छोड़ कर आती है और दिल जान से उनकी सेवा करती है, यदि उसका पति ना रहे तो वह उनके लिए बोझ बन जाती है। लेकिन वह भी क्या करती, यह एक कड़वी हकीकत थी। वह चुपचाप से अपने सास ससुर और माता पिता की बातें सुन रही थी। रूबी के सास ससुर ने आगे बोलना शुरू किया और बोला, जी देखिए, अब रूबी के गर्भ में लड़का है या लड़की, यह तो हमें नहीं पता। अगर एक बारगी को मान ले कि रूबी के गर्भ में लड़का है, तो हम उसे अपने मनोज की आखिरी निशानी मानकर किसी भी तरह से उसकी परवरिश करने को तैयार हैं। इससे हमारे मनोज का कुल तो आगे बढ़ जाएगा। फिर हम रूबी की जिम्मेदारी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी किसी हद तक ले लेंगे और किसी तरह से पाल पोस कर बच्चे को किसी लायक बना देंगे। मेरा बड़ा बेटा भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग करेगा, इसके लिए वह तैयार है। लेकिन यदि रूबी के गर्भ में बेटी हुई तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, बेटी के ब्याह की, और इतना पैसा हम नहीं खर्च कर सकते। उसके बाद भी वह हमारे कुल को तो आगे नहीं बढ़ाएगी, बल्कि किसी और के कुल को आगे बढ़ाएगी, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस पर रूबी ने चिल्लाकर बोला, क्यों बेटी, क्या मनोज की नहीं रहेगी। तो रूबी की माँ ने उसे डांटा, तुम अभी चुप करो, अभी हम बड़े बातें कर रहे हैं। तुम्हें जब बोलने के लिए कहा जाए तब तुम बोलना। और वह चुप हो गई। रूबी सोच रही थी, कितनी निर्दय है यह दुनिया। औरत का क्या अस्तित्व है इस दुनिया में। यदि उसका पति गुजर जाए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। यदि कोख में लड़की है तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं। जिस कोख से इस सारी दुनिया का अस्तित्व है, इस सारी दुनिया को अस्तित्व देने वाली उस नारी का ही कोई अस्तित्व नहीं है और इसके लिए अक्सर एक नारी ही जिम्मेदार होती है। खैर, रूबी के सास ससुर ने बात आगे बढ़ाई और बोला, जी हम यह चाहते हैं कि एक बार रूबी के गर्भ का परीक्षण हो जाए कि रूबी के गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि रूबी के गर्भ में लड़का है तो हम रूबी की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप बेफिक्र होकर के अपने घर जा सकते हैं। आपकी बेटी और नाती की सारी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वह हमारे कुल का वारिस होगा, हमारे मनोज की निशानी है। लेकिन यदि गर्भ में लड़की है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हम उठाने में सक्षम नहीं हैं। तो रूबी को गर्भपात करवाना पड़ेगा। उसका सारा इंतजाम हम कर देंगे। उसके बाद आप रूबी को लेकर के जा सकते हैं और आप इसका कहीं और विवाह कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। यदि लड़की होती है तो हम हर प्रकार की जिम्मेदारी से अपने हाथ खड़े करते हैं। अब आप लोग भी अपनी राय दे दीजिए। रूबी के माता पिता ने बोला, जी आपकी राय से हम लोग सहमत हैं। आप गर्भ की जांच करा लीजिए। यदि लड़का होता है तो आप अपनी बहू और पोते की देखभाल कीजिए, हम उसमें सहमत हैं। और यदि लड़की होती है तो हम गर्भपात करवाने के लिए भी सहमत हैं। उसके बाद रूबी का हम कहीं और विवाह कर देंगे ताकि उसकी ज़िंदगी भी संवर जाए। यह सुनते ही रूबी चिल्ला उठी और बोली, दिमाग ठीक है ना आप लोगों का।
मेरे गर्भ में चाहे लड़की हो या लड़का हो, वह होगा तो मनोज का ही बच्चा ना। तो एक बच्चे को अपनाने के लिए मनोज के माता-पिता तैयार हैं और दूसरे को नहीं। यह कैसे माँ-बाप हैं? रूबी की माँ ने रूबी को डाँट कर बोला, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तूने दुनिया ही नहीं देखी है। यदि तेरा बेटा होता है, तब तो चल तुझे एक आश्रय मिल जाएगा और तेरे बेटे की परवरिश भी हो जाएगी। लेकिन सोच, यदि बेटी होती है, तो कौन तेरी देखभाल करेगा और तेरी बेटी की परवरिश कौन करेगा? तेरे सास-ससुर तो साफ-साफ मना कर रहे हैं और माँ-बाप से भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं और भाई-भाभी किसी के लिए भी नहीं करते। फिर तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? सोच ले, क्योंकि तू कोई नौकरी तो करती नहीं है, ना ही इतनी पढ़ी-लिखी है। तेरे सास-ससुर कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। अब जो चला गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि मनोज बहुत अच्छा था और तेरा बहुत ख्याल भी रखता था, पर अब मनोज लौट कर नहीं आने वाला है, तो तेरे सास-ससुर कुछ गलत नहीं कह रहे। यदि तेरे गर्भ में लड़की है, तो गर्भ समाप्त करने में कोई भी हर्ज नहीं है। फिर हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे, इससे तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। रूबी ने बोला, मुझे आप लोगों का यह फैसला मंजूर नहीं है। मैं मनोज को नहीं भूल सकती, वह भी इतनी जल्दी। ऊपर से मैं अपने कोख में पल रहे मनोज की निशानी को मिटा दूं, यह तो कभी नहीं हो सकता। चाहे वह लड़का हो या लड़की, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो रूबी के माँ-बाप ने बोला, फिर हमसे कोई उम्मीद भी मत रखना। यदि बेटी हो गई, तो क्योंकि एक बेटी की माँ से कोई दूसरा युवक कभी भी शादी नहीं करना चाहेगा। हाँ, यदि तेरा कोई बच्चा नहीं रहेगा, तब भले ही हम तेरी कहीं शादी कर देंगे और ज़रूरी नहीं कि तुझे बेटा ही हो जाए। तो फिर तू ना ससुराल की रहेगी और ना ही मायके की, ऊपर से एक बेटी की जिम्मेदारी और। तू खुद सोच कर देख, अभी तू बहुत दुखी है, इसलिए सोच नहीं पा रही है। कुछ दिन सोचकर फिर इस बारे में बात करते हैं, कहकर रूबी के माँ-बाप अपने घर चले गए। रूबी ने काफ़ी सोचा, पर उसका दिल किसी भी तरह से यह गवाही नहीं दे रहा था कि वह अपने पति की आखिरी निशानी को ख़त्म कर दे, और कोई गारंटी तो थी नहीं कि उसके गर्भ में लड़का ही होगा। रूबी के सास ने एक बार और उसे समझाया कि एक बार जांच कराने में हर्ज ही क्या है, क्या पता तेरे गर्भ में लड़का ही हो और तुझे गर्भपात करना ही ना पड़े। लेकिन रूबी ने बोला, और यदि लड़की हुई तो? रूबी की सास ने कुछ भी नहीं बोला, वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों के बाद रूबी के माँ-बाप दोबारा से आए और बोले, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तुझे अभी ही टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद लेट हो जाएगा। तो चल जल्दी से चलकर अपने गर्भ की जांच करवा ले। इसी आधार पर तेरे आगे की जिंदगी का हम फैसला करेंगे। रूबी ने बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई जांच नहीं करवाऊंगी। तो रूबी के सास ससुर ने बोला, फिर तुम अपना रास्ता देख लो, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रखना चाहें, तो तुम उनके साथ जा सकती हो। हाँ, यदि तुम्हें बेटा हो गया, तो हम ज़रूर तुम्हें वापस बुला लेंगे। रूबी ने बोला, यदि मैं इस घर से चली गई और फिर बेटा होने पर इस घर में आऊँगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगी। आपको मुझे अपनाना है तो हर हाल में अपनाना होगा, नहीं तो मुझे आप लोगों से कोई भी लेना-देना नहीं है, भले ही मुझे बेटा हो या बेटी। तो रूबी के सास-ससुर ने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। रूबी की माँ ने बोला, लेकिन हम तुम्हें नहीं रखेंगे बिना जाँच करवाए, क्योंकि एक लड़की की जिम्मेदारी तो हम भी नहीं उठा सकते हैं। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि यदि तुमने बेटी पैदा की, तो एक बच्चे की माँ से तो कोई भी जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होगा। तो हम तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, ना ही तुम्हारे भाई-भाभी के ऊपर भी अनचाहा जिम्मेदारी का बोझ डाल सकते हैं। अब तुम अपना रास्ता खुद ही चुन सकती हो। अब रूबी को भी समझ में आ गया था कि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, कोई भी किसी का नहीं होता है। रूबी के सास-ससुर और माता-पिता दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि रूबी उन दोनों की इच्छा के अनुसार गर्भ की जांच करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो रूबी ने चुपचाप से अपना सामान बांधा और निकल पड़ी। रूबी की माँ और सास दौड़कर रूबी के पीछे गई, उसे एक बार और समझाने की कोशिश करने
करने के लिए कि इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। जो हम कह रहे हैं, इससे तेरी ही ज़िंदगी सँवर जाएगी। लेकिन रूबी ने बोला, मैं एक अजन्मे बच्चे की जान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे गर्भ में लड़का ही होगा। कहकर रूबी आगे बढ़ गई। इस बार रूबी की माँ और सास ने उसे रोकने नहीं गई। रूबी के माँ-बाप अपने घर को चले गए। किसी को भी कोई चिंता नहीं थी कि रूबी कहाँ गई है। रूबी सड़क पर निकल तो आई थी, पर उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह चुपचाप से बिना कुछ सोचे चली जा रही थी। सुनसान राह में उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। बार-बार मनोज की याद आ रही थी कि मनोज उसे बीच मझधार में इस तरह से छोड़कर क्यों चला गया। अब उसका और उसके बच्चे का क्या होगा? यह सब सोच-सोच कर रूबी को बहुत रोना आ रहा था। वह सोच रही थी कि उसके माँ-बाप ने उसे ढंग से पढ़ा-लिखा दिया होता, तो शायद वह कुछ नौकरी कर सकती थी। लेकिन अब वह क्या करेगी? ऊपर से इस दुनिया में एक अकेली गर्भवती औरत। कैसे वह इस दुनिया का सामना करेगी और इस दुनिया में कैसे वह जिएगी? खैर रूबी ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और बिना कुछ सोचे ही चलती रही। बिना कुछ खाए-पिए लगातार चलने की वजह से एकाएक रूबी को चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी। काफ़ी देर तक वह सड़क के किनारे यूं ही पड़ी रही। लोग आते-जाते लोग उसे देखते रहे, पर किसी ने भी उसकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। तभी सड़क पर से समीर की कार गुजर रही थी। समीर ने रूबी को सड़क के किनारे गिरा हुआ देखा और अपनी गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर रूबी के सिर पर पानी डाला, तो रूबी होश में आई। समीर ने बोला, तुम कौन हो और यहाँ सड़क पर कैसे किनारे गिरी हुई हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रूबी समीर को देखकर डर गई, क्योंकि जो व्यवहार उसके मायके और ससुराल वालों ने उसके साथ किया था, उसका दुनिया पर से विश्वास ही उठ चुका था। वह अपने में सिमटने लगी कि कहीं समीर उसके साथ कुछ गलत ना करे। समीर ने बोला, अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, वह भी महिलाओं के लिए। आप डरिए मत, मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगा। रूबी ने बोला, यह एनजीओ क्या होता है? समीर ने बोला, क्या आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं? रूबी ने बोला, नहीं मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना जानती हूँ। समीर ने बोला, हम लाचार बेसहारा औरतों की मदद के लिए एक संस्था चलाते हैं, जिसमें लाचार और हर तरह से असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है। हमारे यहाँ हर तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था है और महिलाओं को अच्छे से उनके हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। फिर बैंक से लोन दिलवाकर उनका कोई काम शुरू करवा दिया जाता है। फिर वह अपनी कमाई से धीरे-धीरे अपना लोन भर के आत्मनिर्भर हो जाती हैं। यदि आपको भी कोई दिक्कत है, तो आप हमारे संस्था में चल सकती हैं। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। रूबी ने बोला, मेरा इस दुनिया पर से विश्वास उठ चुका है। मैं कैसे मान लूँ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह सच बोल रहे हैं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या पता आप मुझे कहीं ले जाकर बेच दें। इस तरह के सीरियल मैंने टीवी में देखे हैं। सुनकर समीर हंसने लगा और बोला, जी टीवी में तो बहुत कुछ दिखता है, पर सब कुछ सच नहीं होता। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं ले जा सकता। आपको देखकर ऐसा लगा कि शायद आपको हमारे संस्था की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपसे अपने साथ चलने के लिए कहा है। लेकिन यह आपकी अपनी मर्जी है कि आपको हमारी मदद लेनी है या नहीं। खैर मैं जा रहा हूँ और यह मेरा कार्ड है। इसमें हमारी संस्था का पता और फ़ोन नंबर लिखा है। अगर कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आ सकती हैं या फ़ोन कर सकती हैं। कहकर समीर ने कार्ड रूबी को पकड़ा दिया और एक बोतल पानी और बिस्कुट का एक पैकेट रूबी के पास रखकर अपनी कार में बैठकर चला गया। अब रूबी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वह किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी। जब अपनों ने साथ नहीं दिया, तो परायों पर वह कैसे विश्वास करती। रूबी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने काफ़ी दूरी तय की थी, तो थकान भी बहुत थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने बिस्कुट और पानी की बोतल उठा ली
पर उसके मन में तरह-तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ ना हो, कहीं इसे खाते ही मैं बेहोश ना हो जाऊं और वह मुझे उठाकर किसी गलत जगह पर बेच दे। पता नहीं क्या-क्या रूबी ने सोच लिया। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद जब रूबी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने चुपचाप बिस्किट का पैकेट खोला और खाने लगी और इंतज़ार करने लगी अपने बेहोश होने का। उसने बिस्किट का पूरा पैकेट खा लिया, पानी भी पी लिया। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी खुद को सही सलामत पाया, तो उसे लगा कि वह गलत सोच रही थी, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ था। उसने राहत की सांस ली। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। रूबी पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रही। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझा। रूबी के पास थोड़े बहुत पैसे थे, जो उसके पति ने उसे दिए थे। रूबी थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने वहां जाकर खाना खाया और ढाबे वाले से बाथरूम का पता पूछकर जाकर थोड़ी-सी फ्रेश हुई। उसके बाद उसने ढाबे वाले से पूछा कि वह उसे कोई नौकरी दे सकता है। ढाबे वाले ने उसे बहुत अजीब नज़रों से देखा, जो कि रूबी को समझ में आ गया कि ढाबा वाला उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो रूबी ने बोला, "मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए।" इतना कहकर रूबी वहाँ से चली गई। रूबी ने 1-2 जगह और नौकरी की बात की, रात होने को आई थी, लेकिन सबकी नज़रें वैसी ही गंदी थी। एक अकेली जवान औरत को देखकर रूबी को भी अब समझ में आ गया था कि यह दुनिया बहुत ही गंदी है और वह किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऊपर से वह गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद तो उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो उसे देखकर किसी को नहीं पता कि वह गर्भवती है। कुछ दिन में उसका पेट भी दिखने लगेगा। रूबी का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था और उसे कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि एकाएक रूबी की नज़र समीर के दिए हुए कार्ड पर गई। उसका पता पढ़ा तो पास के ही कस्बे का पता था। रूबी ने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई और गाड़ी में बैठकर उस कस्बे में पहुंच गई जहां का पता था और सीधा रिक्शा करके उस संस्था के गेट पर पहुंच गई। गेट पर पहुंचने के बाद रूबी ने अपने बारे में बताया और बोला, "समीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया था।" गार्ड ने रूबी को अंदर जाने दिया। अंदर जाने पर रूबी ने देखा कि समीर कुर्सी पर बैठा हुआ था। समीर ने बोला, "आप आ गई। क्या अब आपको हमारी संस्था के ऊपर भरोसा है?" रूबी ने बोला, "भरोसा हो या ना हो, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो मजबूरी है। भरोसा करने की करके देख लेते हैं।" और रूबी हल्का सा मुस्कुरा दी। समीर ने बोला, "आप आज आराम कर लीजिए, कल मैं आपसे आपके बारे में बात करता हूँ। चलिए मैं आपको संस्था के बने हुए क्वार्टर्स में छोड़ देता हूँ। वहाँ बहुत सी महिलाएं रहती हैं और खाने-पीने की भी व्यवस्था है। जो महिलाएं अभी काम नहीं करती हैं, वह वहाँ फ्री में रहती और खाती हैं और जो महिलाएं काम करने लगी हैं और वहाँ रहती हैं, उन्हें हर महीने उसका किराया देना पड़ता है, क्योंकि हमें भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी आप आत्मनिर्भर नहीं हुई हैं, इसलिए आप फ्री में वहाँ रह सकती हैं। जब हम आपको आत्मनिर्भर बना देंगे, तब आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो वहाँ रह सकती हैं या फिर अपने लिए कोई और घर देख सकती हैं, पर तब वहाँ रहने पर आपको किराया देना पड़ेगा। रूबी को भी समीर की बातें ठीक लग रही थी। उसे लग रहा था कि वह सही जगह पर आ गई है, पर अभी भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। रूबी के पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं, इसलिए वह बोली, "ठीक है, चलिए मुझे ले चलिए, मैं तैयार हूँ।" समीर रूबी को लेकर संस्था के क्वार्टर्स में चला गया और वहाँ की वार्डन से बोल दिया कि यह रूबी जी हैं, आज ही आई हैं, इन्हें एक रूम दे दीजिए और इनके खाने-पीने की व्यवस्था कीजिए, कल इनसे बात करूँगा। कहकर समीर वहाँ से चला गया। रूबी को एक कमरा दे दिया गया, छोटा-सा कमरा था, जिसमें एक चौकी लगी थी और एक पतला गद्दा बिछा था। साथ में एक अलमारी भी थी, जिसमें कपड़े रखने की थोड़ी-सी जगह थी और एक टेबल कुर्सी था। एक छोटा-सा वॉश बेसिन लगा था, जिसमें आप हाथ-मुँह धो सकते थे और ब्रश कर सकते थे। रूम के बाहर एक बड़ा टॉयलेट था, जो 4 लोगों पर एक था और एक वॉशरूम भी था। कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहने लायक रूम था।
रूबी वहाँ जाकर थोड़ा-सा फ्रेश हुई और फिर नीचे मेस में जाकर उसने खाना खाया। वहाँ पर औरतों से थोड़ी बहुत उसने बातचीत की, तो पता चला कि वह अब सही जगह पर आ चुकी है और समीर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह महिलाओं को उनके हुनर के हिसाब से किसी न किसी काम की ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, फिर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाती हैं। फिर जिन महिलाओं को वहाँ पर रहना होता है, वह किराया देकर वहाँ पर रहती हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि वह अपना अलग घर लेकर रह सकती हैं, वह वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन किसी ने भी समीर की बुराई नहीं की, सबने उस संस्था की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। रूबी अब बहुत खुश थी, उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। उसने सोच लिया था कि अब तो वह आसानी से अपने बच्चे को भी पाल लेगी। रूबी ने पेट भर के खाना खाया क्योंकि उसे पता था कि वह पेट से है और उसके खाने से ही उसके बच्चे का विकास होगा। उसके बाद रूबी अपने कमरे में आ गई आराम करने के लिए। अगले दिन नहा धोकर रूबी ने अच्छे से कपड़े पहने और समीर से मिलने के लिए चली गई रिक्शा करके। रूबी समीर के ऑफिस में पहुंची। समीर ने बोला, अरे आप इतनी सुबह सुबह आ गई। मैं तो खुद ही वहाँ रोज विजिट पर आता हूँ और जिससे मुझे बात करनी होती है कर लेता हूँ। रूबी ने बोला, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना होगा। समीर ने बोला, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा वहाँ पर और महिलाओं से मिलकर? रूबी ने बोला, हाँ बहुत अच्छा लगा और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको गलत समझा, क्योंकि इस दुनिया ने मेरे साथ इतना गलत किया है कि मैं अब किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं आप पर विश्वास करती हूँ क्योंकि सबने आपकी बहुत तारीफ की है। आप सच में ही तारीफ के काबिल हैं। समीर ने बोला, जी शुक्रिया, मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मेरे जीवन का बस यही मकसद है कि मैं जीते जी लोगों की मदद कर पाऊँ। इसीलिए मैं यह संस्था चलाता हूँ जिसमें मेरे ही जैसे लोग बढ़ चढ़ कर डोनेशन देते हैं ताकि मैं इस संस्था को सुचारू रूप से चला सकूं। सरकार भी अच्छा खासा फंड देती है इसे चलाने के लिए और इससे अब तक बहुत महिलाओं की ज़िंदगी संवर चुकी है और उम्मीद है जल्द ही आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। रूबी ने बोला, हाँ मैं भी यही उम्मीद करती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है सिवाय इस बच्चे के। इतना कहकर रूबी ने अपने पेट पर हाथ रख दिया। रूबी भावनाओं में बहकर ऐसा बोल गई और समीर हैरान हो गया। जी आप गर्भवती हैं? रूबी ने बोला, जी हाँ मैं गर्भवती हूँ। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैं भावना में बह गई और मेरे मुंह से निकल गया, क्या अब आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे? समीर ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल यहाँ रह सकती हैं। वह तो मुझे आपको देखकर समझ में नहीं आया कि आप गर्भवती हैं। अभी आपने बताया तो मुझे थोड़ा झटका लगा। खैर चलिए, अब काम की कुछ बातें कर लेते हैं। पहले आप अपने बारे में सब कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं? उसके बाद आपके लिए कौन-सा काम चुनना है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं आपके बारे में कुछ सोच पाऊँगा। रूबी ने समीर को अपने जीवन की सारी कहानी सुना दी और बता दिया कि अभी 1 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और उसके साथ इतना कुछ बीत गया और उसे 3 माह का गर्भ भी है। समीर ने बोला, बहुत गलत हुआ है आपके साथ और सास-ससुर तो छोड़ो, माँ-बाप ने भी आपका साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, आपको मानना पड़ेगा, आपने अपने बच्चे का पूरा साथ दिया है। बहुत महान महिला हैं आप। रूबी ने बोला, मैं कोख में पल रहे अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दूं कि वह एक बेटी है, यह मैं कैसे कर दूं? समीर ने बोला, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको यहाँ पर अपने हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग दे दी जाएगी और क्योंकि आप गर्भवती हैं, तो आपके प्रसव की सारी व्यवस्था भी हमारी संस्था की तरफ से ही की जाएगी और आपके खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सारा इंतज़ाम मैं करवाऊँगा और आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। बच्चे के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी भी इस संस्था की रहेगी। जब तक आप सही से सेटल ना हो जाएँ, आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। रूबी आज बहुत खुश थी कि मनोज के जाने के बाद आज पहली बार रूबी के चेहरे पर थोड़ी-सी मुस्कान आई थी और थोड़ा-सा सुकून भी मिला था। समीर ने बोला, आप गर्भवती हैं, तो पहले चलकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लीजिए और दवा
दवाइयाँ ले लीजिए, साथ ही खान-पान के बारे में भी पूछ लीजिए। मुझे तो इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं किसी महिला को आपके साथ भेज देता हूँ और सारा इंतज़ाम मैं करवा दूँगा। हमारी संस्था में हर प्रकार के डॉक्टर हैं, आपकी गायनोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ। आप पहले डॉक्टर से मिल लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ, क्योंकि यह पहले ज़्यादा ज़रूरी है। रूबी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि इतना अच्छा व्यक्ति उसे राह चलते मिल गया था। खैर समीर ने एक महिला के साथ रूबी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। डॉक्टर रूबी का सारा चेकअप किया और रूबी को कुछ दवाइयाँ और खान-पान की विशेष हिदायत देकर वापस भेज दिया। डॉक्टर ने समीर को फ़ोन किया और बोला, जी रूबी बहुत कमज़ोर है, उसे पूरे आराम की ज़रूरत है और अच्छे खान-पान की भी ज़रूरत है। अभी आप उसे थका देने वाले किसी भी काम की ट्रेनिंग मत दीजिएगा, क्योंकि उसे अधिक से अधिक आराम की ज़रूरत है। प्रसव के बाद ही उसे इन सब चीज़ों में लगाइएगा। हाँ, यदि आराम से कोई काम हो सकता है, उसकी रुचि के हिसाब से, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक बल ना लगता हो, तो आप पता कर लीजिएगा, लेकिन फिजिकल वर्क वह ज़्यादा नहीं कर सकती है, उसे बहुत ही केयर की ज़रूरत है। समीर ने बोला, जी बहुत अच्छा, आपने यह सब कुछ मुझे बता दिया, रूबी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। समीर रूबी से मिलने उसके क्वार्टर पर गया और डॉक्टर की सारी बातें रूबी को बता दी। रूबी ने बोला, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपना काम कैसे शुरू करूंगी? समीर ने बोला, क्यों नहीं कर सकती? बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें शारीरिक जोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले अपने रुचि और हुनर के बारे में बताओ कि आपको क्या-क्या आता है? रूबी ने बोला, क्या बताऊं, पढ़ी लिखी तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं, यह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम तो मैं कर नहीं सकती, उसके अलावा मैं क्या बोलूं? तो समीर ने बोला, सोच कर देखो, ऐसा तो है ही नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, हम तो फिर हैं ही, तुम्हें किसी न किसी कौशल में ट्रेड ही कर देंगे तुम्हारे बच्चा होने के बाद, लेकिन अगर तुम अपने हुनर के हिसाब से कुछ बोलोगी, तो मैं उस बारे में भी कुछ सोच सकता हूँ। काफ़ी सोचकर रूबी ने बोला, जी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और खाना बनाने में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं बचे-खुचे थोड़े-थोड़े चीज़ों से भी स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर सकती हूँ। यह हुनर मेरे अंदर बहुत अच्छा है। आज तक हर किसी ने इसकी तारीफ़ की है। समीर ने बोला, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं कुछ सोचता हूँ आपके बारे में, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको अपने खान-पान का ध्यान रखने के लिए बोला है। आप वक्त पर अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, वक्त पर चेकअप के लिए जाइएगा और अच्छे से अपना खान-पान कीजिएगा और सुबह-शाम यहाँ पर टहलिएगा भी। मैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचता हूँ कि आपको किस क्षेत्र से संबंधित काम सिखाया जाए। अभी आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते हैं। अगर अभी नहीं हो पाया, तो आपकी डिलीवरी के बाद हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। फिलहाल मैं कुछ सोचता हूँ, अगर अभी हो पाया तो आपको अभी से ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि खाना बनाने में कोई खास शारीरिक बल नहीं लगता है। देखता हूँ, मैं कुछ सोच करके आपको बताता हूँ। इतना कहकर समीर वहाँ से चला गया। समीर जैसे अच्छे इंसान भी इस दुनिया में हो सकते हैं, रूबी को तो यकीन ही नहीं होता था। समीर 1 हफ्ते के बाद फिर रूबी के पास आया और पहले उसकी तबीयत पूछी, फिर बोला, आपके बारे में मैंने बहुत सोचा कि आपको क्या काम सिखाया जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, यदि आप बोले तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको कुछ खाना पका कर हमें खिलाना पड़ेगा, ताकि हम भी तो देखें आपके खाने में क्या स्वाद है। रूबी ने बोला, जी हाँ, बिल्कुल। समीर ने जानबूझकर यह बात कही थी, क्योंकि वह देख रहा था रूबी काफी उदास है। समीर को पता था कि रूबी को खाना बनाना पसंद है, उसका मन बहल जाए, इसलिए उसने रूबी से खाना बनाने की बात की थी, क्योंकि बच्चे के विकास पर माँ के मन का भी प्रभाव पड़ता है और समीर नहीं चाहता था कि रूबी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो या रूबी के बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। रूबी ने सचमुच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। समीर को यकीन ही नहीं हुआ कि रूबी के हाथों में इतना स्वाद है।
जिसने भी रूबी के हाथ का खाना खाया, सबने बोला, सच में रूबी के हाथ में तो जादू सा स्वाद है। इतने सिंपल खाने में अलग ही टेस्ट डाल दिया। समीर ने बोला, रूबी आप सही बोलती हैं, आपके हाथों में कुछ अलग ही स्वाद है, तो आपके लिए हमने कुछ अलग ही सोचा भी है। चलिए शुरू करते हैं। समीर ने रूबी को कुकिंग चैनल की वीडियो दिखाई और बोला, यह आप देख रही हैं? रूबी ने बोला, जी हाँ, मोबाइल में यूट्यूब पर यह सब आता है, मैं देखती हूँ कभी कभी। समीर ने बोला, तो जब यह महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, तो आप भी तो ऐसा कर सकती हैं। रूबी ने बोला, यह करके क्या फायदा होगा? समीर ने बोला, आपको शायद नहीं पता, जो भी महिलाएं इस तरह से यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उन्हें यूट्यूब इसके लिए पैसे देता है, अच्छे खासे पैसे देता है। और आपके अंदर तो इतना अच्छा हुनर है, तो जल्दी अगर आपने यह काम शुरू किया, तो आपको भी यूट्यूब और ऐसे ही दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म से पैसे आने लगेंगे। और इसके लिए बहुत कोई खास पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। रूबी ने बोला, लेकिन यह कैसे होगा? मुझे नहीं आता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। समीर ने बोला, वह सब धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। अगर आप बोले तो आपका चैनल शुरू किया जाए, लेकिन हाँ, इसके लिए वक्त लगता है। जब आपकी वीडियो लोगों को पसंद आनी शुरू होगी, तब यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा और उसके बाद ही वह पैसे देना शुरू करेगा। इतना इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाकर डालनी पड़ेगी, ताकि लोगों को आपकी वीडियो पसंद आए। साथ ही अपने बोलने का हुनर भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। अच्छे से अपनी रेसिपी के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप उसे कैसे बना रही हैं। अच्छे से सुंदर तरीके से इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी और उसे अपलोड करना पड़ेगा। धीरे धीरे यह सब कुछ होगा, इसमें वक्त लगता है। कम से कम 6 महीने मान कर चलिए। उसके बाद अगर आपकी वीडियो लोगों को पसंद आएगी, तो यूट्यूब से आपके पैसे ज़रूर आने लगेंगे और अच्छे खासे पैसे भी आएंगे। साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आएंगे, जहां-जहां आप अपनी वीडियो डाला करेंगी। और क्योंकि यह आपकी अपनी ही वीडियो होगी, तो आप इसे कहीं पर भी डाल सकती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रूबी ने बोला कि मुझे तो इसके बारे में कोई भी जानकारी ही नहीं है। समीर ने बोला, आप हाँ तो कीजिए, सब कुछ इंतजाम मैं करवाऊंगा। रूबी ने बोला, ठीक है। समीर ने बोला, चलिए आप सोचिए कि आपको क्या-क्या बनाना है और क्या-क्या सामान चाहिए। आपको रोज़ एक रेसिपी बनानी होगी और मैं आपके साथ कुछ लोगों को लगा दूँगा, जो आपको सब कुछ सिखाएँगे कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे वीडियो लगानी है। तो आप तैयार हैं? रूबी ने बोला, जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। समीर ने बोला, ठीक है मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ, वह आपको सब कुछ सिखाएँगे, बीच-बीच में मैं भी आता रहूँगा। और समीर वहां से चला गया और ट्रेनिंग के लिए रूबी के पास 2 बंदों को भेज दिया। उन्होंने रूबी को वीडियो कैसे शूट करना है यह बताया और सब कुछ सिखाया। समीर ने एक सुंदर छोटा सा किचन और कुछ बर्तन रूबी को उपलब्ध करा दिए थे। 2-3 दिन में रूबी अच्छे से वीडियो बनाना सीख गई थी। रूबी को वीडियो अपलोड करने का तरीका भी अच्छे से समझा दिया गया था। समीर ने एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन रूबी को दिलवा दिया था। वीडियो बनाने के सारे गैजेट्स रूबी को उपलब्ध करवा दिए गए थे, ट्राइपॉड, माइक वगैरह। और समीर के भेजे हुए लोगों ने रूबी को अच्छे से वीडियो शूट करना, वॉइस ओवर करना, वीडियो अपलोड करना, वीडियो के टाइटल्स वगैरह लगाना सब कुछ बता दिया था और बोला था कि हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा आपको बताएँगे। अभी हम एडिटिंग वगैरह कर देते हैं, धीरे-धीरे आप खुद ही सीख जाएँगी। वह भी धीरे-धीरे सब कुछ सीखने लगी कि वीडियो कैसे शूट करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है। और लगभग 1 महीने में ही रूबी बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाने लगी। पाक कला तो उसकी अच्छी थी ही, बहुत अच्छे से वीडियो भी शूट करती और खुद ही एडिट करती, फिर अपलोड करती। 1 महीने में ही रूबी सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गई थी। क्योंकि इसके लिए बहुत कोई खास पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत तो थी नहीं। धीरे धीरे रूबी के वीडियो वायरल होने लगे और 3 महीने के बाद ही रूबी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इस एक वीडियो से रूबी का चैनल मोनेटाइज हो गया और यूट्यूब से रूबी को अच्छे खासे पैसे भी आए। रूबी की जब पहली कमाई यूट्यूब से आई,
तो रूबी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि खाना बनाने के हुनर के भी इतने पैसे मिल सकते हैं। वह समीर से मिलने के लिए गई। अब रूबी का 6वां महीना चल रहा था। समीर ने बोला, क्या हुआ? आपका काम कुछ आगे बढ़ा? रूबी ने अपना चैनल खोलकर समीर को दिखाया और समीर को भी यकीन नहीं हुआ। रूबी के सारे वीडियो मिलियंस में जा रहे थे। समीर ने बोला, आपने तो बहुत अच्छा चैनल ग्रो कर दिया है और आपकी अच्छी खासी इनकम भी हो रही होगी। रूबी ने बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। समीर ने बोला, यह सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। रूबी ने बोला, जी मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने और अपलोड करने में, लेकिन मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। यह सब कुछ आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। आज मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो यह सब कुछ आपकी वजह से ही है। समीर ने बोला, आपको पता है रूबी जी, अभी तक मैंने जितनी भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, सबसे कम खर्चे में आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है और सबसे कम समय में आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, लेकिन सबसे अधिक आमदनी आप कर रही हैं। रूबी ने बोला, जी सच में? समीर ने बोला, बिल्कुल। और आपको पता है, जैसे-जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके व्यूज बढ़ेंगे। रूबी ने बोला, जी अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है और पैसे तो अभी भी अच्छे खासे आ रहे हैं। समीर ने बोला, यह आपकी मेहनत के पैसे हैं। आपने अपने बच्चे का भविष्य संवार लिया है। रूबी ने बोला, सब आपकी मेहरबानी है। समीर ने बोला, जी अब आपका 6वां महीना चल रहा है। मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए। रूबी ने बोला, बिल्कुल, खाना बनाने में कैसा वर्कलोड? मैं तो रोज़ एक वीडियो लगाती हूँ, उससे अधिक मेरे से नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ और मेरा मन भी बहल जाता है। मुझे खुशी होती है खाना बनाकर। समीर ने बोला, जी, आपके हाथ का खाना खाकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। रूबी जो खाना वीडियो के लिए बनाती थी, कभी-कभी पैक करके समीर के लिए भेज देती थी या कभी-कभी समीर वहाँ आ जाता था तो उसे खिला देती थी। समीर को रूबी के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता था। सच्चाई यह थी कि समीर दिल ही दिल में रूबी को चाहने लगा था, लेकिन कभी उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था। समीर लगभग 45 साल का था, रूबी से उम्र में बहुत बड़ा। लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि वह जिससे प्यार करता था वह इस दुनिया से चली गई थी और समीर ने कभी भी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। पर जब से वह रूबी से मिला था और उसकी दुख भरी कहानी सुनी थी, एक अजीब सी सहानुभूति या लगाव जो भी कह लें, उसे रूबी से हो गया था। रूबी भी इतने दिनों से समीर के साथ थी और समीर के व्यवहार उसे बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे-धीरे वह भी समीर की ओर आकर्षित हो रही थी, क्योंकि मनोज तो अब था नहीं। रूबी को पता था कि सारा जीवन उसे अकेले ही काटना है, एक बच्चे के साथ। इसलिए वह मनोज को भूलने की कोशिश करती, क्योंकि वह जितना भी मनोज को याद करती, उसका दिल उतना ही बेचैन हो जाता है और इसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। इसी तरह से रूबी का 9वां महीना आ गया। एक दिन रूबी को लेबर पेन शुरू हो गया। क्वार्टर्स की वार्डन ने समीर को फोन करके बताया कि रूबी को लेबर पेन हो रहा है। समीर ने बोला कि उसे तुरंत से अस्पताल ले जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। रूबी हॉस्पिटल पहुंची। समीर भी तब तक वहां पर आ चुका था। वह भी बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। इतने दिन तो उसने बहुत ही मजबूती से काट लिए थे, पर आज जब डिलीवरी का वक्त आ गया था तो उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि कोई भी उसका अपना उसके आस-पास नहीं था। ऐसे वक्त में एक औरत ज़रूर चाहती है कि कम से कम उसका पति या उसकी माँ उसके आस-पास रहे, लेकिन रूबी के पास तो ना ही उसका पति था और ना ही उसकी माँ। बहुत बेचैन हो रही थी रूबी। वह समीर का हाथ पकड़ के जोर-जोर से रोने लगी। समीर ने बोला, अरे आप घबरा क्यों रही हैं? सब कुछ अच्छा होगा। रूबी स्ट्रेचर पर लेटी हुई लेबर रूम में जा रही थी और समीर का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। समीर ने बोला, अरे आप घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा। हम सब यहीं पर हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर रूबी को लेकर चले गए। समीर को भी अजीब सी घबराहट हो रही थी कि सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई परेशानी ना हो। डिलीवरी में काफ़ी वक्त लग रहा था। डॉक्टर ने बोला कि रूबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब तो रूबी और भी ज़्यादा घबरा गई। वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। समीर ने बोला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम सब यहीं पर तो हैं। ऑपरेशन से बच्चा होगा तो क्या दिक्कत है? इतने बच्चे तो होते हैं ऑपरेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी को लग रहा था कि उसके बच्चे को या तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे की देखभाल कौन करेगा, और यदि बच्चे को कुछ हो गया तो उसके जीने का सहारा कौन बनेगा। आप फालतू में इतना परेशान हो रही हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप परेशान मत होइए। मेरे ऊपर विश्वास है ना आपको? मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। सब कुछ अच्छा होगा। और डॉक्टर ने रूबी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद रूबी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद रूबी को होश आया। अपने बगल में बच्चे को देखकर रूबी को यह होश नहीं रहा कि वह बेटा है या बेटी। बस वह उसे चूमने लगी। समीर ने पूछा, आप पूछेंगी नहीं बेटी है या बेटा? रूबी ने बोला, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यह बेटा है या बेटी, क्योंकि फर्क पड़ता तो जो शर्त मेरे माँ बाप और सास ससुर ने रखी थी वह मैंने पूरी कर दी होती। यह बेटी हो या बेटा, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा और मैं ठीक हैं। समीर ने बोला, जी आपने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। रूबी ने मुस्कुराकर समीर को आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहा। रूबी की घबराहट अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। 4-5 दिनों के बाद रूबी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में समीर ने रूबी की काफ़ी मदद की थी। साथ में क्वार्टर की वार्डन और 1-2 महिलाएं भी थीं, जिन्होंने रूबी और उसके बच्चे का काफ़ी ध्यान रखा था। फिर वह अपने बच्चे को लेकर अपने क्वार्टर पर चली गई। पर इन 4-5 दिनों में रूबी को समीर से अजीब-सा लगाव हो गया था, जिसे रूबी समझ ही नहीं पा रही थी। उधर समीर भी 4-5 दिनों में रूबी के इतने करीब आ गए थे और रूबी और उसके बच्चे से इतना ज़्यादा उसे लगाव हो गया था कि वह बार-बार आँखों के सामने आते थे। इसी बीच रूबी की उस महीने की यूट्यूब की पेमेंट आई, जो कि करीब 2 लाख रुपए थी। रूबी ने समीर को फ़ोन करके बताया कि मेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। देखो, इसके जन्म के बाद मेरी अब तक सबसे बड़ी कमाई यूट्यूब से आई है, करीब 2 लाख रुपए। समीर से बोला, वाह! आपने तो कमाल ही कर दिया। रूबी ने बोला, जी बिल्कुल, यह सब आपकी मेहरबानी है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ कैसे होती? मैं बहुत खुश हूँ। धीरे-धीरे समीर और रूबी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। लगभग 1 साल का वक़्त बीत गया। रूबी का बेटा अब 1 साल का हो गया था और समीर से काफ़ी घुल-मिल गया था। रूबी और समीर भी काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन समीर ने अपने दिल की बात रूबी से कह दी और बोला, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अब मैं तुम्हारे साथ अपना एक परिवार बसाना चाहता हूँ, जिसमें तुम, मैं और हमारा यह बच्चा रहेगा। रूबी ने समीर की प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि चाहत तो रूबी के अंदर भी थी। रूबी और समीर ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। रूबी विदा होकर समीर के घर आ गई। रूबी का काम अच्छा चल रहा था और समीर अपने एनजीओ में व्यस्त था। रूबी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन घर से निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी इस तरह से करवट ले लेगी और वह इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। आज वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, बल्कि अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी, वह भी समीर की बदौलत। अब रूबी के वीडियो में उसका बेटा भी कभी-कभी आता था। एक दिन रूबी की वीडियो उसके सास-ससुर ने देखी और वीडियो में उन्हें पता चल गया कि रूबी ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्योंकि इतने दिनों से वह रूबी का पता कर रहे थे कि रूबी कहाँ गई है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चा तो उसने ज़रूर पैदा किया होगा। अब वह बच्चा लड़का है या लड़की, यह तो उन्हें नहीं पता था। खैर, जब बच्चा 1 साल का हो गया तो उन्हें रूबी का यूट्यूब चैनल दिखा और उन्हें पता चल गया कि रूबी ने एक लड़के को जन्म दिया है। रूबी की मांग में सिंदूर देखकर वह यह भी समझ गए कि रूबी ने शादी कर ली है। वह लोग किसी भी तरह से पता करते हुए रूबी तक पहुंच गए। रूबी अपने सास-ससुर को देखकर एक बार के लिए तो परेशान हो गई और बोली कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था।
रूबी के सास ससुर ने बोला, हाँ पर हमने यह तो कहा था कि अगर बेटा होगा तो हम तुम्हें रख लेंगे। तुम ही तैयार नहीं हुई थी हमारे साथ रहने के लिए, और अब तो तुम्हारा बेटा हुआ है। लेकिन तुम्हें देख कर तो पता चल ही रहा है कि तुमने शादी कर ली है। कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। बस हमारे मनोज की निशानी हमें दे दो। रूबी को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने बोला, दिमाग तो ठीक है ना आप लोगों का? अकेले इस बच्चे को जन्म दिया है मैंने। मनोज के जाने के बाद किसने मुझे पूछा है? मेरे सास ससुर ने या मेरे माँ बाप ने? किसी ने भी नहीं पूछा है ना। अकेले मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। एक अकेले गर्भवती औरत को घर से निकालते वक्त आप लोगों का कलेजा नहीं कांपा, जो आज उस बच्चे पर हक जताने के लिए चले आए हो। खबरदार, जो आइंदा से कभी भी ऐसी कोई बात की। समीर भी घर से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? रूबी ने बोला, अपने पोते पर हक जताने के लिए उसके दादा दादी आए हैं, जिन्होंने इसकी गर्भवती माँ को घर से निकाल दिया था, यह सोचकर कि कहीं मेरे कोख में बेटी ना हो। और अगर मुझे बेटी पैदा हुई भी होती तो यह कभी हक जताने के लिए नहीं आते, पर इन्होंने मेरी वीडियो देख ली है और अपने पोते पर हक जताने के लिए आ गए हैं। समीर ने बोला, कितने बेशर्म लोग हैं आप। एक गर्भवती बहू को घर से निकालते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई। किस किस परिस्थितियों से गुजर कर उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। तब आप लोगों ने एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा, और आज जब आपको पता चल गया है कि आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, तो आप उस बेटे पर हक जताने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। यह मेरा बेटा है, मेरा और मेरी पत्नी का। आप लोगों का यह कुछ भी नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। रूबी के सास ससुर के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसे किए थे और उन्हें पता था वह पुलिस का सहारा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा माँ का था और माँ कहीं भी अपने बच्चों के साथ रह सकती थी। बच्चे पर तो माँ का हक होता ही है। इसलिए रूबी के सास ससुर चुपचाप वहाँ से चले गए। अब रूबी के माँ बाप को भी पता चल चुका था कि रूबी ने एक बेटे को जन्म दिया है और यूट्यूब चैनल के जरिए लाखों रुपए महीने कमा रही है। पैसों का लालच हर किसी को होता है। जब जरूरत थी तब तो बेटी का साथ देने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अब रूबी के भाई भाभी और माँ बाप को रूबी के पैसों का लालच लगा। वह भी अब रिश्ते निभाने के लिए पहुंच गए और बोले, अरे हम तो तेरे माँ बाप और भाई भाभी हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि जो लाखों रुपए महीने कमा रही है तो उससे हजारों रुपए तो आसानी से निकलवाए जा सकते हैं। रूबी ने बोला, कौन से माँ बाप और कौन से भाई भाभी, जिन्होंने अपनी गर्भवती बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। एक बार भी नहीं सोचा था मेरे बारे में, और आज जब मैं लाखों रुपए में काम कर रही हूँ, तो आज मैं आपकी बेटी बन गई। मेरे कोई माँ बाप और कोई भाई भाभी नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति समीर और मेरा बेटा। एक इंसान से और नाता था, मेरे पहले पति मनोज से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, और उनकी फोटो मेरे घर में हमेशा रहेगी। कहकर रूबी ने मनोज की दीवार पर लगी हुई फोटो अपने माँ बाप को दिखा दी और बोली, इन सब के अलावा मैं इस दुनिया में और किसी को भी नहीं जानती हूँ, और ना जानने की कोई तमन्ना ही है। अगर उस दिन समीर मुझे नहीं मिले होते तो पता भी नहीं कि आज मैं जिंदा होती कि नहीं। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे मरने से भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहकर रूबी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और पीछे खड़ी समीर को देखने लगी। समीर ने आंखों ही आंखों में रूबी को जता दिया कि तुम चिंता मत करो, सारी दुनिया भी एक तरफ होगी, तब भी तुम्हारा समीर हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाएगा। हमारा यह छोटा सा प्यारा परिवार, जिसमें तुम, मैं और हमारा बच्चा है, हमेशा एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। रूबी अपने बच्चों को गोद में लिए हुए समीर की बाहों में लिपट गई, मनोज की तस्वीर को देखते हुए। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।